अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे। आपको पता है स्केलर्स को ऐड हम सिंपल अर्थमेटिक रूल्स के ज़रिए कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई, डिवाइड करवाने के लिए आपके पास स्पेशल रूल्स होते हैं। तो उन्हीं पे आज हम बात करने वाले हैं कि किस स्पेशल रूल के ज़रिए हम वेक्टर्स को ऐड करवा सकते हैं। ठीक, वेक्टर्स को ऐड करवाने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक मेथड पैरेललोग्राम मेथड होता है, पैरेललोग्राम मेथड, और दूसरा हेड टू टेल रूल होता है, हेड टू टेल रूल। इन दो तरीके को इस्तेमाल करके हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो पैरेललोग्राम मेथड क्या होता है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। फर्ज करें कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं। ये पहला वेक्टर, लेट सपोज वेक्टर ए, और कोई दूसरा वेक्टर है कुछ इस तरह से, वेक्टर बी फर्ज कर लें। और इस वेक्टर बी का हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बन रहा होगा, वो एंगल फर्ज कर लें थीटा। अब इन दो वेक्टर्स को पैरेललोग्राम मेथड के जरिए किस तरह से ऐड किया जाएगा वो देख लेते हैं। पैरेललोग्राम मेथड में ये होता है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले जो पहला वेक्टर है, ये पहला वेक्टर ए, ये दूसरा वेक्टर बी, तो जो पहला वेक्टर है उसको एज इट इज़ उठा के आप बना लें, ड्रा कर लें ऐसे। ये पहला वेक्टर, इसकी जो डायरेक्शन है वो भी इसी तरफ हो, कोई चेंजिंग ना हो डायरेक्शन में, और इसका मैग्नीट्यूड जो है उस पर भी कोई फर्क ना पड़े, सेम एज इट इज़ उठा के आप इसको यहाँ पे बना लें, वेक्टर ए। ठीक, और जो दूसरा वेक्टर है उस वेक्टर की जो टेल है वो पहले वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन कर दें। इस वेक्टर को ऐसे ही उठा के आप इसकी टेल के साथ ज्वाइन कर दें। तो किस तरह से हो जाएगा, ये जो एंगल बना हुआ है सेम थीटा, वही एंगल बना रहना चाहिए, और इसको इस तरह से आप वेक्टर बी को बना दें, एंगल थीटा। तो एंगल अपनी जगह पे, आपने सिर्फ क्या किया, इस वेक्टर बी को उठा के टेल से टेल इसको ज्वाइन कर दिया। अब मजीद इसमें ये करना है कि जो वेक्टर ए है उसको इसी के सामने कॉपी कर लें, इस तरह से ऐसे, वेक्टर ए कॉपी कर लें इसके सामने, और वेक्टर बी जो है वो इसके सामने कॉपी कर लें इस तरह से। देखें एंगल और मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये वेक्टर बी आ गया। तो इस तरह से आपने क्या करा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को इस तरह से सेट कर लेना है। पहले ए और बी को टेल से टेल ज्वाइन कर दिया, फिर वेक्टर ए को इसी के सामने और वेक्टर बी को इसके सामने। देखिए जिस तरह से आपको स्केलर्स में एडिशन करनी होती है, मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि 22 और 12 को आपने प्लस कर लेना है, तो अब आप क्या करेंगे कि पहले 22 लिखेंगे ऊपर, और उसके नीचे फिर 12 लिखेंगे इस तरह से, और इसको ऐसे सेट कर देंगे। तो अभी आपने इन दो वैल्यूज़ को इस तरह से सेट किया है, अभी आंसर आना बाकी है। तो वही इसी तरह सेम यहाँ पे भी होता है कि दो वेक्टर्स को आपने इस तरह से सेट कर लेना है, टेल से टेल, और फिर इसके सामने ए कॉपी, बी के सामने बी कॉपी। ठीक, आपने दो वेक्टर्स को अभी सेट कर लिया है। अब इसका आंसर क्या आएगा, जैसे यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 4 और 3 34, इसी तरह यहाँ इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो क्या आएगा, वो आएगा ये डायगोनल, जहाँ पे इनकी टेल्स आपस में ज्वाइन है वहाँ से लेके, और जहाँ इन दो वेक्टर्स के हेड आपस में ज्वाइन है वहाँ तक का आप एक वेक्टर ड्रा करेंगे इस तरह से। ये इन दो वेक्टर्स का ए और बी का ये आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ इसको हम आंसर नहीं, बेहतर है इसको आप यहाँ पे कहेंगे रिजल्टेंट आ गया या रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। जब ए और बी दो वेक्टर्स को ऐड किया तो रिजल्ट में भी आपके पास एक वेक्टर ही आ गया। तो इस तरह आपने कहा कि ए और बी को ऐड करने पे एक रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो इस तरह से अब क्या हुआ कि ये इसका आंसर आ गया। जिस तरह से ये इसका आंसर है स्केलर्स का, इसी तरह ये वेक्टर का आंसर आ गया। पैरेललोग्राम स्टूडेंट्स एक्चुअली मैथमेटिक्स की एक डायग्राम है, कुछ इसी तरह से, ऐसे ऐसे। तो इस तरह से एक पैरेललोग्राम एक डायग्राम होती है और ये इसका डायगोनल होता है ऐसे, ठीक। तो चूंकि यहाँ पे भी आपके पास कुछ इसी तरह की शेप बन रही है पैरेललोग्राम टाइप की, और डायगोनल जो है वो रिजल्टेंट शो कर रहा है, इसी वजह से इस मेथड को हम कहते हैं पैरेललोग्राम मेथड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जिस तरह से आपने इन दो वैल्यूज़ को, इन दो स्केलर्स को ऐड किया था और रिजल्ट में आपके पास स्केलर क्वांटिटी आ गई थी, सिर्फ मैग्नीट्यूड आ गया था, इसी तरह यहाँ इन दो वेक्टर्स को ऐड करने पे एक वेक्टर क्वांटिटी आ गई, रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर के पास दो चीज़ें होंगी, जाहिर है वेक्टर के पास दो ही चीज़ें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड, इसकी जो लेंथ है वो इसकी मैग्नीट्यूड शो कर देगी रिजल्टेंट वेक्टर की, और इसकी जो डायरेक्शन है वो हम किस तरह से शो करेंगे, वो हम एक एंगल के ज़रिए शो करते हैं। हम कहते हैं कि पहले वेक्टर से कितने डिग्री ऊपर की तरफ ये रिजल्टेंट वेक्टर बना है, तो हम रिजल्टेंट वेक्टर को एंगल के ज़रिए शो करते हैं, डायरेक्शन को उसकी, ठीक। मैग्नीट्यूड तो हम निकाल लेंगे, लेकिन डायरेक्शन जो है वो हम एंगल के ज़रिए शो करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे आपको पता है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये 3-4 हमारे पास डायरेक्शंस होती हैं। अब अगर तो आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ईस्ट की डायरेक्शन में बना है, तो आप सिंपल बता सकते हो डायरेक्शन ईस्ट की तरफ। अगर नॉर्थ की तरफ है तो आप कह सकते हो डायरेक्शन उसकी नॉर्थ की तरफ है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि उसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में कहीं पे है, जैसे दरमियान में यहाँ भी हो सकता है, दरमियान में यहाँ भी हो सकता है, दरमियान में यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो अब कहाँ पर है उसकी एक्चुअल डायरेक्शन, उसको बताने के लिए फिर हम एंगल का सहारा लेंगे, इस तरह से कि ईस्ट से इतने डिग्री ऊपर ये रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन है, इस तरह से, या ईस्ट से इतने डिग्री ऊपर ये रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन है, ऐसे। तो हम किस तरह से डायरेक्शन शो करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर की, एंगल के ज़रिए। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया और ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन आ गई। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरा मेथड है हेड टू टेल रूल। यही दो वेक्टर हैं ए और बी, अब हमने इनको हेड टू टेल रूल मेथड के ज़रिए ऐड करना है। तो इस मेथड में किस तरह से होगा, फर्ज करें कि पहला जो वेक्टर है वो सेम एज इट इज़ आप ड्रा कर लें, ये पहला वेक्टर आ गया, वेक्टर ए, ठीक। अब दूसरा वेक्टर जो है, दूसरा वेक्टर आप ऐसे ही उठा के लाएं और इसके हेड के साथ जो है उसको टच कर दें, ऐसे ऐसे, ये आ गया वेक्टर बी। इस तरह से ये वेक्टर था वेक्टर बी, इसको ऐसे ही उठा के ले आएं और वेक्टर ए के साथ इसको इस तरह से आप टच कर दें, तो ये आ गया आपके पास वेक्टर बी, और ये जो इसका एंगल था ये एंगल आ गया इसका, इस तरह से। तो हेड टू टेल रूल जो होता है स्टूडेंट, उसमें आप हेड और टेल, पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल, इस तरह से आप इनको ज्वाइन करते हैं, सेट करते हैं, तो इस तरह के मेथड को हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। जबकि अगर इन्हीं दोनों वेक्टर्स को टेल से टेल ज्वाइन किया जाए तो इस तरह से पैरेललोग्राम कंप्लीट होता है, और इस मेथड को हम कहते हैं पैरेललोग्राम मेथड। तो इस तरह से कहें कि जब टेल से टेल मिले होंगे तो पैरेललोग्राम मेथड है, और जब हेड से टेल मिला होगा तो हेड टू टेल रूल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी तो हमने ए और बी वेक्टर को सिर्फ सेट किया है, इस तरह से सेटिंग की है। अब इनको ऐड करके रिजल्ट भी निकालना है, तो इनको ऐड करने के बाद इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा उसको निकालने का तरीका ये होता है कि पहले वेक्टर की टेल और आखिरी वेक्टर का हेड, ये पहला वेक्टर इसकी टेल, आखिरी वेक्टर इसका हेड, पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक एक वेक्टर ड्रा करें और वही वेक्टर आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा।
तो ये रिजल्टेंट वेक्टर अगेन वेक्टर है, तो दो चीज़ें इसमें आपको मालूम करनी है। एक तो इसका मैग्नीट्यूड जो कि इसकी लेंथ बता देगी एरो की, और दूसरी चीज़ इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अगेन एंगल थीटा। तो रिजल्टेंट वेक्टर की हमें दो चीज़ें मालूम करनी होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास दो मेथड होते हैं वेक्टर्स को ऐड करने के, एक पैरेललोग्राम मेथड और एक हेड टू टेल मेथड। ये तो मैंने आपको जनरल बता दिया कि किस तरह से आप पैरेललोग्राम के जरिए ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं और किस तरह से हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं। अब चलें बाकायदा दो वेक्टर लेके और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में हम ऐड करके उसका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें तो स्टूडेंट्स फर्ज करें कि ये एक ऑब्जेक्ट है और इस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। पहली फोर्स 50 न्यूटन की और दूसरी 40 न्यूटन की। पहली फोर्स तो ईस्ट डायरेक्शन में इस पर एक्ट कर रही है, लेकिन दूसरी फोर्स जो है वो ईस्ट और नॉर्थ के दरमियान में कहीं 45 के एंगल पे, ईस्ट से 45 के एंगल पे एक्ट कर रही है। तो अब ये बताइए कि इस ऑब्जेक्ट पे रिजल्टेंट फोर्स कितनी लग रही है, और उस फोर्स की वजह से फिर ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगा उसकी डायरेक्शन भी बताइए, मतलब एंगल। तो इन दो फोर्सेस को ऐड करना है हमने, और ऐड करने के बाद रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम करना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम एक ग्राफिकल मेथड से करेंगे। ग्राफिकल मेथड में मतलब हम यहाँ पे पेंसिल, स्केल और प्रोटेक्टर वगैरह का इस्तेमाल करके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मालूम करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए बाकायदा मेजरमेंट करके आपने इनको ऐड करना है, सही। तो इनको ऐड करने के लिए पहले पहले आप एक सूटेबल स्केल फर्ज करें, यहाँ पे सूटेबल स्केल। क्योंकि अगर आप इन वेक्टर्स को ड्रा करेंगे पेंसिल स्केल के ज़रिए तो 50 न्यूटन का कितना बड़ा वेक्टर आप ड्रा करेंगे या 40 न्यूटन का कितना बड़ा वेक्टर आप ड्रा करेंगे, तो उसी को पहले आप एक स्केल के ज़रिए समझ लें ताकि ड्रा करने में आसानी हो जाए। फ़र्ज़ करें कि 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो 10 न्यूटन की फोर्स को शो करेगा। लेट सपोज 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन की फोर्स को शो करेगा, तो फिर 4 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो 40 न्यूटन की फोर्स को शो करेगा, और 5 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है या वेक्टर है वो 50 न्यूटन की फोर्स को शो करेगा। तो पहले पहले तो आप ये इस तरह से एक सूटेबल स्केल ले लें जो आपको बेहतर लगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में अब इसको ऐड करना स्टार्ट करें। पहले हम इसको ऐड करेंगे पैरेललोग्राम मेथड से। तो पैरेललोग्राम मेथड में इस तरह करते हैं कि पहले पहला वेक्टर आप ड्रा करें, और पहला वेक्टर कितना है 50 न्यूटन का। 50 न्यूटन मतलब 5 सेंटीमीटर का। तो 5 सेंटीमीटर का पहले एक वेक्टर ड्रा कर लें इस तरह से, 0 से लेके 5 तक का, ये रहा। ये एक वेक्टर आ गया आपके पास 5 सेंटीमीटर का, पहला वेक्टर आ गया, ये पहली फोर्स आ गई। ठीक, उसके बाद देखें अब दूसरा वेक्टर आपने इसकी टेल पे लाके करना है। हेड टू टेल पैरेललोग्राम मेथड में कर रहे हैं, तो पैरेललोग्राम मेथड में अभी मैंने बताया दूसरा वेक्टर टेल से टेल मिलाएंगे, तो इसकी टेल उठा के यहाँ पे लाके रख दें। लेकिन उससे पहले एंगल कितना 45, तो पहले एंगल इसका मेजर करें 45। उसके लिए यहाँ पे आप रखेंगे D इस तरह से इसके सेंटर पे, और 45 का एंगल, 45 का जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट देखें, यहाँ से ये 0, 10, 20, 30, 40, 45, यहाँ पे दिस वन, ये पॉइंट आ जाएगा। तो इसको जस्ट आप पॉइंट को सिर्फ शो करवा दें, बस ये रहा, सही। अब यहाँ पे इस तरह से ये आपका 45 का एंगल आ गया इस तरह से। लेकिन कितना बड़ा वेक्टर आपने ड्रा करना है, आपने करना है 40 न्यूटन का। 40 न्यूटन मतलब 4 सेंटीमीटर का। तो 4 सेंटीमीटर के लिए इसको ऐसे ही रखें, यहाँ से 6 सेंटीमीटर, तो 1
2 3 4, ये रहा पॉइंट, ये आपने ड्रा कर लिया वेक्टर 4 सेंटीमीटर का इस तरह से, और ये एंगल फिर कितना हो जाएगा 45 डिग्री का। ये आ गया वेक्टर बी, और ये कितना है 4 सेंटीमीटर का। 6 से लेके 2 मतलब आप कोई भी 4 सेंटीमीटर यहाँ पे आपने ड्रा कर लिए। तो ये तुम्हारे पास, ये आपके पास जो है वो 2 फोर्सेस आ गई, पहली और दूसरी। अब क्या करेंगे, इसी के सामने आप 5 सेंटीमीटर ड्रा कर लें इस तरह से, स्ट्रेट बिल्कुल। ये हो जाएगा 0, 0 से फिर ये 5 तक का, यहाँ तक का। ये आपके पास वेक्टर आ गया, यही वाला सेम 5 सेंटीमीटर वाला, इसको इसके सामने और इसको इसके सामने। तो अगेन 4 सेंटीमीटर आप ड्रा कर लें इस तरह से। ये देखें 5 पे आपने रखा, ये 5 है और ये 1 हो गया, तो 1 से लेके 5 तक का 4 सेंटीमीटर, ये आ गया आपके पास 4 सेंटीमीटर का वेक्टर। तो पैरेललोग्राम में आपने क्या किया, पहले पहला वेक्टर ड्रा किया दिस वन, फिर उसके साथ एंगल लेके 45 दूसरा वेक्टर ड्रा कर दिया 4 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर को इसके सामने और 4 सेंटीमीटर को इसके सामने। पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, सेटिंग बन गई। अब आपने रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करने का तरीका हमें पता है कि जो टेल से टेल जो मिली है इस पॉइंट से लेके और जहाँ हेड से हेड मिले हैं उस पॉइंट तक आप एक वेक्टर ड्रा करेंगे इस तरह से, ऐसे। ये आपके पास आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। और देखें हाथ के हाथ देख लें ये कितनी लेंथ कितनी है इसकी, ये 2 सेंटीमीटर है यहाँ पे। तो 2 सेंटीमीटर से स्टार्ट है ये, और 2 के बाद फिर ये 3, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पूरा का पूरा ये 8 सेंटीमीटर जो है इसकी लेंथ है। रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर इसका मैग्नीट्यूड आ गया, लेकिन यहाँ पे तो आपके पास फोर्सेस हैं, तो अब यही 8 सेंटीमीटर का जो फासला है इसको आप फोर्स में कन्वर्ट कर लें। कैसे करेंगे, आपको पता है सिंस 1 सेंटीमीटर जो है वो बराबर है किसके, 10 न्यूटन के। तो फिर 8 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 80 न्यूटन हो जाएगा। इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये कितनी है, 80 न्यूटन की है। तो इन दोनों की टोटल फोर्स 50 न्यूटन और 40 न्यूटन मिलके वैसे तो 90 होती है, लेकिन इस पे जो नेट फोर्स लग रही है इन दोनों फोर्सेस की वजह से वो 80 न्यूटन की लग रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया आपके पास 80 न्यूटन। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन आपको पता है, ये जो एंगल होता है दिस वन, ये एंगल इसकी डायरेक्शन है। तो इस एंगल को मेजर कर लें कि ये कितना है, तो रखें डी यहाँ पे इस तरह से। अब देखें ये 0, 0 के बाद 10, 10 के बाद देखें ये 20 आ गया। ये रेड वाली जो लाइन जा रही है वो कहाँ से जा रही है, 20 पे से, तो ये एग्जैक्ट 20 डिग्री आ गया आपके पास। तो ये जो एंगल है आपका वो एक्चुअली 20 डिग्री का है। तो डायरेक्शन पता चल गई आपको रिजल्टेंट वेक्टर की, कि पहली फोर्स से या पहले वेक्टर से 20 डिग्री ऊपर, 20 डिग्री ऊपर की तरफ जो एक वेक्टर बनेगा वो रिजल्टेंट वेक्टर है। तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन आपको पता चल गई है। तो ये तरीका होता है स्टूडेंट्स, ग्राफिकली आप रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। तो ये तो था आपके पास पैरेललोग्राम मेथड। सेम इसी तरह से आप हेड टू टेल रूल भी कर सकते हैं। हेड टू टेल रूल कैसे करेंगे, हेड टू टेल रूल भी स्टूडेंट्स आप ऐसे ही बिल्कुल अप्लाई करेंगे कि जो पहला वेक्टर है 50 न्यूटन और 40 न्यूटन, सबसे पहले तो आप सूटेबल स्केल फर्ज कर लेंगे। तो हम यहाँ पे सेम स्केल फर्ज कर रहे हैं। ठीक, अब सबसे पहले आपने करना है पहला वेक्टर ड्रा, तो पहला वेक्टर ड्रा कर लें। और पहला वेक्टर कितना है, 50 न्यूटन का। 50 न्यूटन मतलब 5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से आप एक 5 सेंटीमीटर का वेक्टर ड्रा कर लें। यह आ गया आपके पास 0 से लेके 5 तक का, यह आ गया 5 सेंटीमीटर। तो ये पहला वेक्टर आ गया जो कि
5 सेंटीमीटर का है। अब देखें आपने दूसरा एंगल रखना है, लेकिन हम बात कर रहे हैं हेड टू टेल की। तो अब इस फैक्टर को आप टेल से नहीं मिलाएंगे, बल्कि इस फैक्टर को आप इसके हेड से मिलाएंगे। हेड से मिलाने के लिए पहले देखें एंगल कितना है, 45 का एंगल है। तो पहले आप एंगल ड्रा कर लें। एंगल ड्रा करने के लिए आप इसके हेड पे प्रोटेक्टर रखें, यहाँ पे सेंटर रखें इसका, और यहाँ से अब आपने 45 का एंगल लेना है। 45 का एंगल यहाँ से लेना है, इस तरफ से, ऐसे 45 यहाँ से है ना, तो यहाँ से आप 45 ले लेंगे। तो 45 किस तरह से लेंगे, वही 0, 10, 20, 30, 40 और 40 के बाद ये 45 हेयर, सही। तो ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा 45 डिग्री का। तो इस डायरेक्शन में आपने दूसरा वेक्टर ड्रा करना है, लेकिन दूसरा वेक्टर की लेंथ कितनी होगी, 40 न्यूटन। 40 न्यूटन मतलब 4 सेंटीमीटर। तो अब 4 सेंटीमीटर का वेक्टर आप ड्रा करें इस डायरेक्शन में, ये 45 का एंगल बन जाएगा। तो 4 सेंटीमीटर ड्रा करने के लिए देखें 7, इस पॉइंट से हमने यहाँ पे इसको टच किया हुआ है यहाँ पे ना, तो देखें 7 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ये 7 है ये। तो 7 के बाद 1, 2, 3, 4, 3, तो ये वेक्टर ड्रा हो जाएगा यहाँ तक का। ये वेक्टर आ गया आपके पास सेकंड, और ये कितना है, ये 4 सेंटीमीटर का है। और ये जो एंगल है आपके पास, ये 45 का एंगल आ गया, दिस वन, ठीक। अब इनको ऐड करने के बाद, अब इनको सेट कर दिया, अब इनको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए रिजल्टेंट वेक्टर जो ड्रा होता है, पहले वेक्टर की टेल, आखिरी वेक्टर का हेड। तो यहाँ से इसको ड्रा कर लें इस तरह से। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा ऐसे। अब गौर कर लें, इसकी जो लेंथ है वो भी हाथ के हाथ मेजर कर लें। इसकी लेंथ जो स्टूडेंट्स वो तकरीबन कुछ देखें 1 से शुरू हो रही है, यहाँ से 1 से शुरू हो रही है। तो 1 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये 8 से 0.1 और 2 ऊपर जा रहा है बस, ठीक। तो इसकी जो लेंथ है रिजल्टेंट वेक्टर की, वो तकरीबन 8.1 या 8.2 है, ऑलमोस्ट इतने सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब जब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ये तो सेंटीमीटर में है, अगेन इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लें। आपको पता है, सिंस 1 सेंटीमीटर की जो लेंथ है उसको हमने फ़र्ज़ किया था 10 न्यूटन के, तो 8.2 सेंटीमीटर, देयरफॉर 8.2 सेंटीमीटर की फोर्स कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा तकरीबन 82 न्यूटन। 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 82 न्यूटन की फोर्स, इन दोनों फोर्स को ऐड करने के बाद रिजल्टेंट वेक्टर आ गया 82 न्यूटन की फोर्स। ये तो आ गई स्टूडेंट्स, इसका मैग्नीट्यूड आ गया रिजल्टेंट वेक्टर का। लेकिन अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन आपको पता है, ये जो एंगल होता है रिजल्टेंट वेक्टर का, ये इसकी डायरेक्शन होगी। तो ये डायरेक्शन कितनी है आप मालूम कर सकते हैं। इसको इसके सेंटर पे रखें यहाँ पे, और चेक कर लें कि ये एंगल कितना बन रहा है। तो 0 से आप ऊपर इस तरफ जाओगे तो 10, 20, ये रहा ऑलमोस्ट 20 ही है। तो ये एंगल अगेन आपका कितना निकल के आ गया, 20 डिग्री। तो देखें, दो वेक्टर को आप किसी भी मेथड से ऐड कर सकते हैं, हेड टू टेल से भी और हेड टू टेल से भी या पैरेललोग्राम से भी, एक ही बात है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की लेंथ आई और यहाँ पे 8.2 की। तो स्टूडेंट्स यही रीज़न है जिसकी वजह से हम ग्राफिकल मेथड इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। जब पेंसिल स्केल और प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करके आप दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो उसमें एरर की गुंजाइश रहती है। अब यहाँ पे 8 सेंटीमीटर और यहाँ पे 8.2, तो यहाँ कुछ ना कुछ एरर आया होगा, क्योंकि दोनों की लेंथ जो है वो एक सी रहनी चाहिए, बराबर। तो ये ग्राफिकल मेथड में यही थोड़ा सा मसला है कि इसमें एरर की गुंजाइश बाकी होती है। आपने लाइन सही से ड्रा नहीं की है, लाइन मोटी हो गई है, या प्रोटेक्टर का इस्तेमाल सही से नहीं किया है, तो ह्यूमन एरर यहाँ पे मौजूद हो सकता है। इसी वजह से मोस्टली हम ग्राफिकल मेथड इस्तेमाल नहीं करते वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। हम दूसरा मेथड इस्तेमाल करते हैं एनालिटिकल मेथड, जिसमें हम सिंपल फार्मूला इस्तेमाल करके दो वेक्टर्स को ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं।
उसमें हमें पेंसिल स्केल प्रोट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसी पे अब हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं। वहाँ जो हमारा आंसर आता है रिजल्टेंट वेक्टर का वो एक्यूरेट आता है, उसमें एरर की गुंजाइश नहीं होती। तो उसी मेथड पे हम बात कर लेते हैं। तो चलें बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स एनालिटिकल मेथड की। इस मेथड में हम क्या करेंगे कि फर्स्ट करें, दो वेक्टर हैं आपके पास। ये पहला वेक्टर जो कि अगेन 50 न्यूटन का है, और ये दूसरा वेक्टर जो कि 40 न्यूटन का है, और इसका एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ सेम 45 लास्ट टाइम की तरह। ठीक, अब इन दो वेक्टर को ऐड करना है, लेकिन इस बार ऐड आपने प्रोट्रैक्टर और स्केल पेंसिल को इस्तेमाल करके नहीं, बल्कि फॉर्मूले के ज़रिए ऐड करना है। तो सबसे पहले आप एक काम करें, इन दो वेक्टर्स की पहले एक डायग्राम बना लें, रफली डायग्राम बना लें, मेजरमेंट करके नहीं। अब मर्ज़ी है आप इसको पैरेललोग्राम करके डायग्राम बना लें या हेड टू टेल, आपकी मर्ज़ी है। तो फर्स्ट करें, मैं यहाँ पे इसकी डायग्राम बना रहा हूँ। ये पहला वेक्टर 50 न्यूटन का, ये दूसरा वेक्टर 40 न्यूटन, ये इसका एंगल आ गया कितना 45, ये एंगल आ गया 45, और ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, और रिजल्टेंट वेक्टर को हम R से शो कर देंगे। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर का आपने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है और डायरेक्शन मालूम करनी है, थीटा। सही। अब स्टूडेंट्स रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसको मालूम करने के लिए हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, और उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं लॉ ऑफ कोसाइन, उसको इस्तेमाल करके हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मालूम कर लेते हैं। क्या कहता है लॉ ऑफ कोसाइन? लॉ ऑफ कोसाइन कहता है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मालूम करना है तो r का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मालूम करने का। आर स्क्वायर, आर मतलब यहाँ रिजल्टेंट आ गया, मैग्नीट्यूड इसका, ए पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और फिर उसके बाद प्लस का 2ab और कॉस का एंगल थीटा। अच्छा, यहाँ पे जो एंगल आप लेंगे स्टूडेंट्स वो कौन सा लेंगे, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ जो एंगल हमने लेना है वो एंगल होगा जब दो वेक्टर्स टेल से टेल मिले होंगे, इस तरह से। ये पहला वेक्टर A, ये दूसरा वेक्टर B, जब ये दो वेक्टर्स टेल से टेल मिले हैं उस वक्त इनके दरमियान जो एंगल होगा वो एंगल आप यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे कह दें, या फर्ज करें इसी वेक्टर को उठा के वेक्टर B को आप इसके सामने ऐसे पैरेलल इसको शिफ्ट कर देते हैं, इस तरह से, ऐसे। यही जो वेक्टर B है इसको इसी के सामने शिफ्ट कर देते हैं, इसी तरह इसको मूव करवा के ऐसे ही आप इसके सामने लेकर आ गए। तो देखें जब इसको इसके सामने पैरेलल प्लेस करेंगे वेक्टर B को, तो जो एंगल है वो भी इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये एंगल जो है वो ये थीटा हो जाएगा, दिस वन। तो इस तरह कह लें कि A और B जब टेल से टेल मिले हों तो उनके दरमियान का एंगल थीटा वो रखेंगे यहाँ पे, या इसको इस तरह कह लें कि A और B जब हेड से टेल मिले होंगे, हेड से टेल मिले होंगे, तो फिर जो बाहर वाला एंगल होगा दिस वन, दिस थीटा, वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे फर्ज करें ये दो वेक्टर हैं 50 न्यूटन और 40 न्यूटन वाला। इसको अगर मैं इस तरह बनाता हूँ कि ये आ गया पहला वेक्टर 50 न्यूटन का, और जो दूसरा वेक्टर है ना इसको मैं इसकी टेल से मिला देता हूँ, फर्ज कर लें। ठीक, तो ये टेल से मिला दिया मैंने, कितना है ये 40 न्यूटन का, 40 न्यूटन का। अब इनके दरमियान एंगल कितना हो गया, देखें इस वेक्टर को उठा के मैंने इसकी टेल से मिला दिया ऐसे,
वेक्टर बी को उठा के इसकी टेल से मिला दिया, तो जो एंगल है 45 वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ इनके दरमियान आ जाएगा, तो ये एंगल आपका हो जाएगा 45। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ इस फॉर्मूले में ये जो एंगल है वो कौन सा है, ये दो वेक्टर जब टेल से टेल मिले हैं उस वक्त उनके दरमियान का एंगल जो है 45, वो रखेंगे आप यहाँ पे। या इसको ऐसे कह लें कि इसी वेक्टर को 40 न्यूटन वाले को इसके सामने मैं इस तरह प्लेस कर दूं, इसी के सामने ऐसे वेक्टर बी को 40 न्यूटन को इसी के सामने प्लेस कर दूं, तो देखिए जो एंगल है ना वो भी इसके सामने आ जाएगा इस तरह से, वो भी साथ में इसी तरफ चला जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 45 का। ठीक, तो ऐसे कह दें कि दो वेक्टर जब टेल से टेल मिले हों तो उस वक्त उनके दरमियान का एंगल रखना है यहाँ पे। या फिर ये कह दें कि दो वेक्टर जब हेड से टेल मिले हों उस वक्त जो बाहर वाला एंगल होगा 45, बाहर वाला जो एंगल होगा वो आप यहाँ पे रखेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक, क्योंकि ये दोनों एंगल ना बराबर ही होते हैं। आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन लें आप, स्ट्रेट लाइन आपको पता है कितने एंगल की होती है, 180 की। तो एक में इस पे ऐसे कट लगा देता हूँ और एक में इस पे ऐसे कट लगा देता हूँ, सेम सेम। तो जो एंगल यहाँ का बनेगा वही एंगल ये वाला भी बनेगा। लिहाजा आप ये वाला एंगल कह दें या ये वाला एंगल कह दें, एक ही बात है। तो यही एंगल हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो रखें, इसको सॉल्व करें। तो इन दोनों को ऐड करने का जो तरीका हो जाएगा स्टूडेंट्स, फिर वो क्या होगा, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दें, आर स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। ए कितना है आपके पास, ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, 50 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 40, 40 का स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है 50, बी कितना है 40, और कॉस का एंगल कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। ऐसे कह दें या ऐसे कह दें, 45 आ जाएगा। ठीक, आर स्क्वायर 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500, 40 का हो जाएगा 1600, और फिर ये 2 5 ज़ा 10 और 10 4 ज़ा 40, तो ये हो जाएगा 4000। और cos 45 जो होगा स्टूडेंट्स, cos 45 0.707, तो cos 45 हो जाएगा 0.707। तो इनको मल्टीप्लाई कर दें, आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको सेम लिखें 2500, 1600, 4000 को मल्टीप्लाई कर दें 0.707 से, 2828, तो कितना हो गया 2828। इन तीनों को प्लस कर लें, 2828 इसमें प्लस कर लें 1600 और 2500, तो ये 1600 आ गया और ये 2500 आ गया, तो 6928, ये हो गया आपका 6928। आपको तो आर चाहिए था, तो ये आर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ले लें, कितना हो जाएगा 6928 का स्क्वायर रूट, 6928 का स्क्वायर रूट, ये हो गया 83.23, 83.23, और ये क्या चीज़ है, फोर्स है, लिहाजा फोर्स का यूनिट न्यूटन हो जाएगा। तो देखें ये एक्चुअल में रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड है जो कि उस ऑब्जेक्ट पे लग रही थी। याद है लास्ट टाइम जो हमने वो किया था ग्राफिकल मेथड, उसमें जब हमने पेंसिल स्केल का इस्तेमाल करते हुए वेक्टर को ऐड किया था पैरेललोग्राम मेथड के ज़रिए, तो वहाँ पे 80 न्यूटन आ रहा था, जबकि हेड टू टेल से किया था तो 82 पॉइंट समथिंग आ रहा था, 82 आ रहा था। लेकिन एक्यूरेट फोर्स जो है, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड, वो 83.23 है। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है या ये जो तरीका है एनालिटिकल मेथड, ये ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है वेक्टर्स को ऐड करने का। ठीक स्टूडेंट्स, ये तो थी आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब आपने मालूम करना है रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन। ये रहा रिजल्टेंट वेक्टर, इसकी डायरेक्शन थीटा मालूम करना है, वो भी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए मालूम करेंगे। तो अब जो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे
डायरेक्शन मालूम करने के लिए उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ साइन। मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए लॉ ऑफ कोसाइन और डायरेक्शन मालूम करने के लिए लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन क्या कहता है स्टूडेंट्स, पहले उसको समझ लें। लॉ ऑफ साइन कहता है कि फर्ज करें आपके पास एक ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है किसी भी तरह का, उसके 3 साइड हैं ए, बी और सी। ए के सामने वाला जो एंगल है वो अल्फा, बी के सामने वाला एंगल बीटा और सी के सामने वाला एंगल गामा। लॉ ऑफ साइन ये कहता है कि आप इस ट्राइंगल का कोई भी साइड और उसके सामने ही वाला एंगल ए और उसके सामने वाला एंगल अल्फा, इनको डिवाइड कर दें आपस में, या कोई दूसरी साइड ले लें बी और उसी के सामने वाला एंगल ले लें बीटा, इन दोनों को डिवाइड कर दें, या सी साइड ले लें और इसके सामने वाला एंगल गामा, इनको डिवाइड कर दें। जो आंसर आएगा वो बराबर आएगा। ए को अल्फा से डिवाइड कर दें, बी को बीटा से कर दें या सी को गामा से कर दें, आंसर तीनों का बराबर ही आएगा। इसको हम ऐसे लिखते हैं कि ए को अल्फा से डिवाइड कर दें और अल्फा साइन के साथ आएगा, या बी को बीटा से डिवाइड कर दें या सी को गामा से डिवाइड कर दें, साइन गामा। तो तीनों ही साइड का जो रेशो आएगा वो बराबर आएगा। इसको ऐसे कह लें या इसको ऐसे कह लें कि एंगल्स ऊपर कर लें भले, साइन अल्फा को ए से डिवाइड कर दें, साइन बीटा को बी से डिवाइड कर दें या साइन गामा को सी से डिवाइड कर दें, किसी भी तरह लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक, तो बहरहाल ये तीनों साइड्स जो हैं वो बराबर होती हैं, तो यही कहलाता है लॉ ऑफ साइन। इसी को इस्तेमाल करते हुए स्टूडेंट्स हम यहाँ रिजल्टेंट की डायरेक्शन मालूम करेंगे। इसी लॉ को अगर आप यहाँ पे अप्लाई करें तो देखें, एक एंगल आपके पास ये है थीटा, एक एंगल आपके पास ये वाला होगा दिस वन। ये कितना एंगल होगा चेक करें। आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन कितने एंगल की होती है? पूरी स्ट्रेट लाइन है ये स्ट्रेट लाइन होती है 180 की। 180 में से 45 तो ये रहा, ये बाहर वाला एंगल 45 था। इसको काट दें, यहाँ लिख लें 45। ठीक, तो ये एंगल तो 45 है। अगर ये 45 है तो फिर ये एंगल कितना होगा अंदर वाला? 180 में से 45 माइनस कर दें, ये हो जाएगा 135। ठीक, तो आपको अंदर वाला एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये एंगल मालूम करना है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन, ये एंगल पता है, और ये एंगल, ये एंगल है, ये एंगल आपको नहीं पता है। इसको कोई भी नाम दे दें, अल्फा का दे दें फर्ज करें। ठीक, तो ये 3 एंगल हो गए आपके पास, थीटा, 135 और अल्फा। साइड्स अगर आप देखते हैं तो ये रिजल्टेंट की साइड है जो कि 83.23 है, लिख लें। ये साइड 40 न्यूटन है और ये साइड 50 न्यूटन है। सही, तो अब देखें तीनों साइड आपको पता है और ये अंदर के 3 एंगल्स हो गए। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये लॉ अप्लाई करें, लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन क्या कहता है? एंगल को उसके सामने वाली साइड से डिवाइड कर दें। तो फर्ज करें यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये एंगल और इसके सामने वाली साइड कौन सी होगी? ये वाली, दिस वन, 40 न्यूटन। तो इस एंगल को डिवाइड कर दें 40 के साथ, इस एंगल को डिवाइड कर दें 50 के साथ, और इस एंगल को डिवाइड कर दें रिजल्टेंट के साथ। तो क्या हो जाएगा? थीटा डिवाइड बाय 40। इसको ऐसे लिखें, साइन थीटा डिवाइड बाय 40। ये फिलहाल एक काम करें, 40 मत लिखें, 40 की जगह इसका जो साइड का नाम है, क्या नाम है इसका? फर्ज कर लें ये आपका F1 है और ये F2 है। तो थीटा डिवाइड बाय F2, साइन थीटा डिवाइड बाय F2। ठीक, थीटा को F2 से डिवाइड कर दें, अल्फा को F1 से डिवाइड कर दें, साइन अल्फा F1 से डिवाइड कर दें, या 135 को R से डिवाइड कर दें, साइन 135 को डिवाइड कर दें R से।
तो ये आपके पास लॉ ऑफ साइन है कि एंगल को उसके सामने वाली साइड से डिवाइड कर दें, आंसर जो है वो हर एंगल का साइड के साथ बराबर ही आएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इक्वेशन जो है इसमें दो इक्वल टू की साइन आ रही हैं। आपको पता है मैथमेटिक्स में दो इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक ही करेंगे हम, एक इक्वल टू की साइन इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये तीनों साइड आपस में बराबर हैं, तो आप इन तीनों में से कोई भी दो साइड का इस्तेमाल करते हुए रिजल्टेंट का एंगल मालूम कर सकते हैं। अब इन तीन में से कौन सी दो साइड का इस्तेमाल करेंगे? तो सिंपल है, आप देख लें जिसका डेटा आपके पास मुकम्मल है वही दो साइड इस्तेमाल कर लें। देखें पहली साइड जो है ये वाली, इसमें देखें थीटा, ये थीटा जो एंगल है ये तो आपको मालूम करना है, तो ये वाली साइड तो आपने लाजमी लेनी है, सही, क्योंकि यहाँ तो थीटा मालूम करना है। अब ये दोनों साइड में से कोई एक साइड ले लें, अल्फ़ा वाली ले लें या ये 135 वाली ले लें। अब देखें अगर फ़र्ज़ करें आप ये अल्फ़ा वाली ये वाली साइड ले लेते हैं तो यहाँ तो आपको ऑलरेडी थीटा मालूम करना है। अब अगर ये वाली साइड लेंगे तो यहाँ पे आपको अल्फ़ा भी मालूम नहीं है, तो यहाँ मुश्किल हो जाएगा कि पहले अल्फ़ा मालूम करें फिर थीटा मालूम करें, मसला हो जाएगा। तो इससे बेहतर है आप इस साइड को छोड़ दें, इसके साथ ये वाली साइड ले लें। यहाँ पे देखें 135 साइन 135 कैलकुलेटर से निकल जाएगा और आर जो डिस्टेंस है वो आपको पता है। तो यहाँ पे आपको ये भी पता है दोनों चीज़ें, F2 भी पता है, यहाँ पे आप यहाँ से सिंपल निकाल सकते हैं एंगल। तो एक काम करें, ये दोनों साइड को इस्तेमाल कर लें ये रिजल्टेंट का एंगल मालूम करने के लिए। तो हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू F2 साइन 135 R साइन थीटा F2 कितना है 40 न्यूटन और साइन 135 कितना होगा साइन 135 0.707 और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपने कितना निकाला 83.23, सही। 40 को वहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो साइन थीटा आपके पास आ जाएगा 0.707 डिवाइड बाय 83.23 और मल्टीप्लाई बाय 40। तो कितना हो गया स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, 0.707 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 83.23। तो ये जो आंसर आ गया 0.3397, 0.3397 ले लें, बस बहुत है। आपने निकालना है यहाँ पे एंगल थीटा, तो साइन को वहाँ ले जाके इन्वर्स कर दें, तो साइन इन्वर्स 0.3397, इसका एंगल निकाल लें साइन इन्वर्स कैसे निकालते हैं, शिफ्ट दबा के साइन, तो ये साइन इन्वर्स आ जाएगा। किसका निकालना है 0.3397, 19.85 स्टूडेंट्स, ये है रिजल्टेंट का एंगल। रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है पहले वेक्टर से जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन है वो 19.85 डिग्री है। लास्ट टाइम जो हमने ग्राफिकली किया था एंगल डी के ज़रिए निकाला था वो 20 डिग्री आ रहा था तकरीबन, तो वो इतना एक्यूरेट नहीं था, ये ज़्यादा एक्यूरेट है। तो एक्चुअली जो एंगल यहाँ पे बनेगा रिजल्टेंट का वो 19.85 डिग्री बनेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपके पास तरीका होता है, एनालिटिकल मेथड होता है जो कि एक्यूरेट मेथड है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मालूम करने के लिए। मैग्नीट्यूड लॉ ऑफ कोसाइन से मालूम करेंगे और डायरेक्शन लॉ ऑफ साइन से मालूम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास एक कन्फ्यूजन शायद हो, जिसने किताब खोल के देखी होगी उसे पता होगा कि यहाँ पे माइनस की साइन लगी होगी। एडिशन ऑफ फैक्टर में यहाँ जो फॉर्मूला लिखा है लॉ ऑफ कोसाइन का वो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, माइनस है यहाँ पे एडिशन के फॉर्मूले के लिए। तो इसमें मसला कुछ भी नहीं है, हमने जो एंगल लिया है यहाँ पे जो एंगल लिया है इसकी वजह से ये साइन चेंज हो जाती है।
अगर यहाँ जो एंगल ले रहे हो आप वो बाहर वाला ले रहे हो 45, मतलब दो वेक्टर्स जब टेल से टेल मिले हैं तो उनके दरमियान का, या हेड टू टेल मिले हैं तो बाहर वाला, अगर इस तरह से एंगल ले रहे हो तो यहाँ पे प्लस ही आएगा। लेकिन अगर आप ये अंदर वाला एंगल ले रहे हो, जब टेल से टेल मिले थे 45 था, 45 वाला नहीं ले रहे बल्कि उसके अपोजिट वाला, ये दूसरा वाला एंगल ले रहे हो, 135 अगर इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, तो फिर हम यहाँ पे माइनस की साइन लेते। ठीक, तो मैंने पहले आपको सिंपली बता दिया कि आप वो एंगल लेंगे जो टेल से टेल दो वेक्टर मिले होंगे उनके दरमियान का एंगल। तो जब उनके दरमियान का एंगल लेंगे तो फिर यहाँ पे प्लस का ही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर ये अंदर वाला एंगल लेते, हेड टू टेल मिला है, बाहर वाला ले रहे हैं तो प्लस का आएगा, लेकिन अगर ये अंदर वाला एंगल लेंगे तो फिर यहाँ पे ये माइनस वाला फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक, वो फिर डेरिवेशन वगैरह करते हैं तो वहाँ से वो बात क्लियर हो जाती है। तो फिलहाल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली क्या करें कि दो वेक्टर जब टेल से टेल मिले हैं तो उनके दरमियान का एंगल रखें और प्लस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं बस। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपके पास मेथड थे वेक्टर्स को ऐड करने के। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।